हेलो स्टूडेंट, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। हिंदी की क्लास में आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, गुरुजी मेरा डैश स्वीकार करें। रिक्त स्थान भरने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनें। अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन, अभिमान। तो गुरुजी मेरा डैश स्वीकार करे, तो गुरुजी क्या स्वीकार करेंगे? गुरुजी हमारा अभिवादन स्वीकार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, अभिवादन। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? पिता पुत्र, प्रिय पुत्र, शुभाशीष, आपका स्नेह कांक्षी। तो शुभाशीष को अभिवादन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश या सूचना के प्रसंग में होता है? ये क्वेश्चन आपके पैराग्राफ के हैं। ठीक है, तो इसको हम पैराग्राफ से ही सॉल्व करेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन जो छोड़ रहे हैं फिलहाल, वो वाला अभिवादन वाला ठीक था। ठीक है, तो 133 से हम शुरू करते हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, पंचम वर्ण का, चंद्रबिंदु का या स्वर का? तो अनुस्वार जो होता है आपका वो पंचम वर्ण का काम करता है। ठीक है, और विसर्ग आपका ये होता है, अनुस्वार आपके बिंदी वाली चंद्रबिंदु, सॉरी, ये अंक की जो बिंदी होती है ये हमारा अनुस्वार है, ये हमारा विसर्ग है। ठीक है, तो अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? यानी नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा है। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, मौखिक स्वर, लुठित स्वर। तो आपकी हवा जो है नाक से भी निकलती, उसे हम बोलते हैं अनुनासिक स्वर। निर अनुनासिक स्वर होते हैं जिनमें नाक से हवा ना निकले। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। दुस्तर का संधि विच्छेद बताइए। आपको दुस्तर का संधि विच्छेद बताना है। दुस्तर, ठीक है, दुस्तर का क्या होगा? दु प्लस तर। ठीक है, तो इसमें विसर्ग संधि है आपकी। ठीक है, तो दु प्लस जो दुस्तर है आपका दु प्लस तर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतसई किस समास का उदाहरण है? सतसई, 700 का बताया था, तो 7 आ रहा है आगे, पहला पद संख्यावाचक, तो कौन सा होगा? दिगु होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप यहाँ पे क्या बता रहा है? यानी अपना भला तो सबका भला, ये कहा गया है। तो यहाँ अपने की बात हो रही, आप अब किसके लिए है? अपने के लिए, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अत्यंत, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है, तो विशेषता क्या है? सुंदर, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये अत्यंत क्या होगा? प्राविशेषण है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? प्राविशेषण। ठीक है, नेक्स्ट है, इस महाकाव्य में 16 डैश हैं, रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द चुने। सर्ग, स्वर्ग, सर्व या सर्व। क्या होगा? तो 16 सर्ग होंगे आपके महाकाव्य में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष हिंदी साहित्य की डैश कुछ अवरुद्ध रही, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द चुने, बताइए। उन्नति, प्रगति, वृद्धि या विकास। तो इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति, प्रगति कुछ अवरुद्ध रही, रुकी रही। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस वर्ष हिंदी साहित्य, ये मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। आपको बताना है शुद्ध वर्तनी, सूपनखा जो होता है, सूपनखा, उसका आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। तो सूपनखा कैसे लिखा जाता है? सूपनखा, ठीक है। ये कौन सा सा है आपका? दंत तालु मूर्धा, कौन सा? ये आपका तालुशा है, ठीक है। उच्चारण स्थान भी यहाँ से याद कर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है, शूर्पणखा। बाकी सब आपके गलत हैं। राम ने पत्र लिखे गए, राम से पत्र लिखे गए, सॉरी, तो किस वाच्य का उदाहरण है? तो राम से पत्र लिखे गए, यहाँ पे आपका जो वाच्य है, कौन सा वाक्य है? आपका जो वाच्य है वो यहाँ पे कर्मवाच्य है। राम से पत्र लिखे गए, से के द्वारा जो है वो कर्मवाच्य में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं है। जो चाहे करो डैश, बस हमें तंग ना करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा, ये आपको बताना। जो चाहे करो डैश, बस हमें तंग ना करो, तो यहाँ पे विराम चिन्ह कौन सा आएगा आपको बताना है। जो चाहे करो, यहाँ पे आपका आएगा अर्ध विराम, ठीक है। जो चाहे करो, बस हमें तंग ना करो, ठीक है। तो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के जगह पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो। यानी पूर्ण विराम से कम समय और अल्प विराम से ज्यादा समय लग रहा हो, वहां पे हम क्या लगाते हैं? अर्ध विराम लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिनों का फेर होना, मुहावरे का अर्थ बताएं। दिनों का फेर होना, अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग का चक्कर, दिन काटे ना कटना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, भाग का चक्कर, ठीक है। दिनों का फेर होना मतलब भाग का चक्कर। नेक्स्ट आपका, यह मूंग और मसूर की दाल लोकोतियों का अर्थ क्या है? मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। या मूंग और मसूर की दाल, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसका अर्थ है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आमिर खुसरो को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, गंग कवि या जयशंकर प्रसाद? तो आधुनिक हिंदी का गद्य का जन्मदाता आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, ठीक है। इनका जन्म 1850 वाराणसी में हुआ था। इनकी जो कृतियां हैं, प्रेम मलिका, प्रेम माधुरी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कृष्ण चरित आदि सभी ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, पूछी जा सकती है आपसे। कामायनी के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी किसकी रचना आपको पता होगा, जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। और जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं कौन सी हैं? चित्राधार, आंसू, लहर, झरना, एक घूट, आजाद शत्रु, आकाश द्वीप, ध्रुव स्वामिनी, तितली, कंकाल, ये सभी आपके जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। जिसको देखने में दिक्कत हो रही तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग वहां से भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ कुछ क्लियर नहीं आई है। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? तो भोर का तारा किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन बी।
निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा आपको बताया था? या, रा, ला, वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। या, रा, ला, वा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट है, ला। ठीक है। निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य कौन सा है? क्या बताया था? ए धातु, ओ धातु, दंतोष्ठ। ए धातु, ओ धातु, दंतोष्ठ होता है। यहाँ पे कंठ तालव्य आपका ये है, ए। ठीक है। ओ धातु आपका दंतोष्ठ होता है, यानी कि ओ आपका दंतोष्ठ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, यानी ऑप्शन डी राइट होगा, ए जो है। ठीक है। नेक्स्ट, और बड़ी की का तालु से ओ का जो मैंने बता ही दिया कंठोस्थ से होता है। ठीक है। पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो पो प्लस अन, पो प्लस अन क्या बनेगा आपका? पवन। ओ और आओ मिलके हमारे क्या बन जाएंगे? अब प्लस आ, ओ। ठीक है। अब तो प प्लस अन क्या बन जाएगा? पवन। तो आपको बताना है ये कौन सी संधि है। तो यहाँ पे अब, आव, ये सब किस में आता है आपका? अयादि संधि में। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो प्रत्यंग में आपको बताना कौन सा समास है। तो प्रत्यंग में क्या समझ में आपको आ रहा है? प्रति उपसर्ग है ना? प्रति प्लस अंग, प्रत्यंग बन गया है। तो प्रति आपका उपसर्ग है, यानी पहला पद अव्यय, तो अवयवी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? यह आपको बताना है। समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक। तो सखियों सहित, तो यहाँ पे क्या बता रहा है? संबंध बताया जा रहा है। ठीक है। तो सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है। होता क्या है संबंध बोधक? जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर, किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो संज्ञा सीता था। ठीक है। इसके बाद एक संज्ञा शब्द आया, इसने उसका संबंध दूसरे से बता दिया। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय हो गया। ठीक है। इसके मतलब जो वाक्य वर्ड यूज होंगे, के सहित, के संग, साथ, के वश, तो ये सारे शब्द उसमें प्रयुक्त होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। सिंदूरी जो अंडरलाइन है, शब्द विशेषण के किस भेद का अंतर्गत आएगा? तो ये बताना सिंदूरी जो है किस विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा, ये आपको बताना है। तो सिंदूरी क्या है? कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है। तो ये सिंदूरी किसकी विशेषता है? लाल की विशेषता है। ठीक है। गुणवाचक, परिमाणवाचक, प्राविशेषण, सार्वनामिक। अगर मैं ये बोलती कश्मीरी सेब लाल होता है, तो लाल हमारी कश्मीरी सेब, सेब की विशेषता थी। ठीक है। तो लाल हमारा विशेषण है। लाल क्या है? मेरा विशेषण है। और लाल वो भी कैसा लाल है? सिंदूरी लाल है। ठीक है। लाल कैसा है? सिंदूरी लाल है। तो ये क्या है? विशेषण की विशेषता। तो विशेषण की जो विशेषता बताता है वही क्या होता है? हमारा प्राविशेषण होता है ना? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंदूरी हमारा क्या है? प्राविशेषण है।
ठीक है, विशेषण मत करिएगा, विशेषण हमारा यहाँ पे लाल है, ठीक है, लाल की विशेषता बता रहा है सिंदूरी, इसलिए यहाँ पे सिंदूरी हमारा प्राविशेषण होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट, मस्तक का पर्यायवाची है, इसमें से आपको बताना है कौन सा मस्तक का पर्यायवाची है। लाल नहीं है, लनिमा नहीं है, ललाई भी आपका नहीं है, ललाट, यह आपका मस्तक का पर्यायवाची है। ललाट, भाल, माथा, पेशानी, ये सभी आपके मस्तक के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। भद्र का अभद्र, भय का साहस, विलोम बताना है, सही नहीं है। ठीक है, मूढ़ का ज्ञानी, मान का धान्य, तो भद्र अभद्र ये आपके क्या है, सही है गलत, सही है, भद्र व्यवहार अभद्र, मूढ़ ज्ञानी ठीक बात है, भय का साहस ठीक है, मान का धान्य नहीं होता, मान का होता है अमान्य, कोई चीज मान्य है कोई चीज अमान्य नहीं है, ठीक है, अमान्य है, तो मान्य का क्या होगा, अमान्य होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। गाड़ी गाड़ी, आपको एक ये लिखा है, ठीक है, गाड़ी गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ आपको बताना है, इनका अर्थ बताना है आपको। ठीक है, तो गाड़ी का यहाँ पे अर्थ होता है यान, ठीक है, और इस गाड़ी का अर्थ होता है आपका गहरी। ठीक है, गाड़ी यही जो हमारी जो गाड़ी होती है, तो ये एक तरह का क्या है, यान है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा, यान और गहरी। ठीक है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे क्या बोलते हैं, इंद्रियातीत बोलते हैं। ठीक है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे क्या बोलते हैं, इंद्रियातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है। परसर्ग हम किसे कहते हैं, कारक चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। ठीक है, या कारक, जो भी परसर्ग है वो हमारा क्या, कारक। तो उस जगह एक सभा होने जा रही है, आपको बताना उस जगह पे कौन सा परसर्ग है, यानी कारक कौन सा है, करण, संप्रदान, अधिकरण या अपादान। तो अपादान तो अलग होने की बात बताता है, तो ये अपादान नहीं होगा। करण में आपका कोई कारण होना चाहिए। ठीक है, संप्रदान में, अब जैसे संप्रदान में क्या, का के लिए आता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो के लिए आएगा आपका, तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है। तो अधिकरण में क्या आता, में, पर, तो उस जगह पर एक सभा होने जा रही, इसमें क्या छिपा हुआ है, तो हमें इसको बोल के देखना पड़ेगा, उस जगह एक सभा होने जा रही, या ये मैं बोल सकती उस जगह पर एक सभा होने जा रही। तो सेंटेंस में हमारा कोई गड़बड़ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपका कौन सा कारक होगा, आपका अधिकरण कारक होगा। ठीक है, नेक्स्ट, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध भूत, संभाव्य भूत। तो देखा गया हो, इसमें आपको बताना है कौन सा है, तो यहाँ पर आपका संभाव्य वर्तमान है। ठीक है, क्या होता है संभाव्य वर्तमान, क्रिया के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना होती है। ठीक है, तो यहाँ पे संभावना हमारी बनी हुई होती है, देखा गया हो। नेक्स्ट है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य में मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन होगा। उसने अपने आप को निर्दोष घोषित किया, ये सरल वाक्य है, आपको इसको मिश्र में बताना है कि ये मैं इसको कैसे बोल सकते हैं मिश्र में। तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ, तो और तो आपका संयुक्त में आता है। उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया गया जाए, ऐसा तो नहीं इसमें है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया है। ठीक है, उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित करता हूं, तो कोई अपने आप को नहीं कह सकता। ठीक है,
उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू क्लास। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।